हेलो एवरीवन, आपका ई सरल के चैनल पर बहुत 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 और बहुत ही सारा स्वागत है। और ये है फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज। आज हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। तो यार आज जो चैप्टर होने वाला है ना, ये वो वाला चैप्टर है जिसने आपकी सबसे पहले नींद उड़ाई थी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जहां से बच्चों का विश्वास कम होने लग जाता है कि भाई ये क्या चीज है। तो जो सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो ना, जिसके कारण आपको मूल कंसेप्ट इतना टफ लगता है, वही गलती आप तब से लेकर अभी तक करते आ रहे हो। मैं उन सारे बच्चों को जानता हूं, बहुत ऐसे बच्चे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिसको कभी मूल कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने एक काम किया था जो आप लोग काम नहीं करना चाहते हो, और वो काम है पेन चलाना। क्या है भाई, हम तो न्यूटन आइंस्टाइन के खानदान से हैं, हमको तो सब हवा में समझ में आता है। हम थोड़ी ना पेन चलाएंगे, हम थोड़ी ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें तो मेहनत लगती है, हम वो काम नहीं करेंगे, इसीलिए हमको मूल कंसेप्ट समझ में भी नहीं आएगा। तो आज अगर आप इस लेक्चर का पूरा यूज उठाने वाले हो, आज होंगी डेफिनेशंस और होंगे बहुत सारे सवाल और मिलेंगे सवाल सॉल्व करने के तरीके, जिससे आपके भर भर के मूल कंसेप्ट के सवालों में मार्क्स आने वाले हैं। एग्जाम में इस चैप्टर को पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। दिस इज द बेस ऑफ आने वाली सारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज ध्यान से पढ़ेंगे, लिखते लिखते पढ़ेंगे। अगर आपको मूल कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो पेन चलाते रहना। कैसे यूज करना है पूरी इस चीज को, ऐसे यूज करना है कि जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं पहले आप उसको पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, और नहीं आने पर फिर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो चालू करते हैं यार। मोल कंसेप्ट बड़ी एक आसान सी चीज होती है, कुछ नहीं है। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। एक बार आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। अब यार नीट वाले बच्चों को थोड़ा डर लगने लग गया होगा। सिंपल वाली मैथ है, वो वाली मैथ है जो आपको 10वीं कक्षा तक आती है। लंबे लंबे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहां पे नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले जो शुरुआत होती है मोल कंसेप्ट की, वो होती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू। पेन का कलर ब्लैक कर लेते हैं। लाल थोड़ा सा गंदा होता है, सांड पागल हो जाते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज होते हैं। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहां पे नाम लिख रहा हूं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमको, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, या फिर आप इसको एटम भी बोल सकते हैं, जो बोलता है कि भैया रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होंगे, जब तक कि आप केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो। बच्चे बोलते हैं सर ऐसा हर बार नहीं होता। हाँ, केमिकल कॉम्बिनेशन में हर बार होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। दो अलग अलग चीजें होती है, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें है। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब अगर मान लो मेरे पास पानी है, तो आप चाहे गटर का पानी लाओ, चाहे आप बिस्लेरी का पानी लाओ, चाहे समुद्र का पानी लाओ, चाहे गंगा का पानी लाओ, हमेशा पानी के एक मॉलिक्यूल में एक एटम ऑक्सीजन का मिलेगा, 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स हैं, तो ये बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जितने भी 2 सेम एलिमेंट कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें जो रेशियो रहता है वो एक सिंपल इंटीग्रल वैल्यूज के उसमें रहता है। बहुत सिंपल है, इसको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। एक बार ऊपर से बता रहा हूं, अगर गलती से आ जाए। आज तक तो वैसे ये नहीं आया है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ये ऐसा बोलता है कि मान लो आपके पास ये 2 कंपाउंड है, SO2 और H2S, और तीसरा कंपाउंड है H2O। तो देखो सेम अमाउंट ऑफ सल्फर के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो जो इनके वेट का रेशियो आएगा, वो जब आप H2O के वेट के रेशियो से उसको डिवाइड करोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर आएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये बोलता है। गेल-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला लॉ ये बोलता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है H2 + Cl2 गिविंग HCl। तो अगर मैं इसमें ये बोल रहा हूं कि 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ H2 कंबाइनिंग विद 1 मोल ऑफ Cl2 विल गिव 2 मोल ऑफ HCl, तो मैं एग्जैक्ट सेम बात वॉल्यूम के लिए भी कर सकता हूं, प्रोवाइडेड अदर ऑल कंडीशंस आर सेम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां पे 1 मोल था और इसका भी 1 मोल था और इसके 2 मोल बन रहे थे, तो सेम मैं बोल सकता हूं अगर इसका मैं 1 ml रिएक्ट कराऊंगा Cl2 के 1 ml के साथ, तो मेरे को 2 ml HCl मिलेगा। ये गेल-लुसैक का गैसियस वॉल्यूम का लॉ था। ठीक है, एवोगैड्रो, इन सबको आप भाई साहब को जानते हो, इन्होंने मोल के नंबर के पर बहुत काम किया था। तो हमारा एक एवोगैड्रो नंबर नाम की भी चीज होती है, जिसको अभी हम देख लेंगे, जिसको हमने इनके ऑनर में रखा है।
इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को सेम रखा है, बाकी सारी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखा है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लो एक डब्बा ले रखा है, एक फ्लास्क ले रखा है, ये मेरा 1 लीटर का फ्लास्क है, ये भी मेरा 1 लीटर का फ्लास्क है, टेम्परेचर प्रेशर की सारी कंडीशंस बराबर है, इसमें मैंने H2 भर रखा है, लेट से मैंने इसमें H2 भर रखा है और मेरे पास X मॉलिक्यूल है, और इसमें मैंने O2 भर रखा है, मेरे पास Y मॉलिक्यूल्स हैं, एकदम बराबर वॉल्यूम है दोनों की, तो इसका मतलब हो गया X इक्वल टू Y। ठीक है, ये गेल-लुसाक के लॉ से ही मिलता जुलता लॉ है कि अगर आपके पास वॉल्यूम सेम है तो कोई सी भी गैस हो अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अगर आपने एक वॉल्यूम लिया है, एक वॉल्यूम लिया है, इसका 2 वॉल्यूम बनेगा, n मॉलिक्यूल्स है, इसके भी n मॉलिक्यूल्स हैं, 2n मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल देगा। तो ये सारी बेसिकली उन लॉस की बातें हैं। एक चीज होती है एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम है उसको एटॉमिसिटी बोला जाता है। यार कई बार आपसे दे दिया जाता है क्वेश्चन में, ऐसा पूछ लिया जाता है अ मॉलिक्यूल विद एटॉमिसिटी 5, तो आपको फिर उससे क्वेश्चन में पता लगाना होता है, चीजों को इन्फर करना होता है, इसलिए बता रहा हूं। सो फॉर एग्जांपल CO2 अगर हमारे पास है तो उसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 3, क्योंकि 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम हमारे पास कार्बन का है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। एटॉमिक मास यूनिट, अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग, अरे यार मतलब आई मीन साइंटिस्ट लोग, उनके सामने एक समस्या थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास बोलूं मेरे पास ये एक ग्लास है, इसमें मैंने 90 ग्राम वाटर भर रखा है, 90 ग्राम वाटर में अब आप बता दो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। 90 ग्राम क्यों लिया है, ये लेजेंड समझ गए होंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, मैंने अगर 90 ग्राम लिया है, मेरे को बता दो कितने मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं बता सकते आप अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट का फंडा नहीं पता तो, क्योंकि मेरे को वेट से अगर मॉलिक्यूल्स में जाना है तो पहले मेरे को यह पता करना पड़ेगा कि यार एक एटम का वेट कितना होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे को यह पता करना पड़ेगा कि यार इसका जो एक मॉलिक्यूल है उसका कितना वेट होगा, अगर आपको टोटल इसको वेट से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरी इच्छा है, कोई रीजन नहीं होता है, मेरे को करना है क्योंकि मेरे को पता लगाना है यार है कितने मॉलिक्यूल। बात तो मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूं कि पानी के मॉलिक्यूल ये वो, एग्जैक्टली नंबर तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स है। तो यार बड़े बड़े लोगों ने डिसाइड किया कि अब कैसे करना है, फंस गए। ठीक है, जैसे यार मैं बोलता हूं कि मेरे पास अगर मान लो 1 डजन है तो इसका मतलब हो जाता है 12, वैसे ही इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि यार ये पता लगाते हैं कि एक जो एटम होता है उसके लिए हम मास में कैसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में हाइड्रोजन गैस को इसका बेसिस माना गया कि चलो हाइड्रोजन गैस का मान लेते हैं कि यार जितना हाइड्रोजन का एटम होगा, हाइड्रोजन का गैस होगा, वो सबसे बेसिक यूनिट है। फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा कंबाइन करता है तो उसको लेते हैं, बट इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइसोटोप्स। पहले लोगों ने क्या बोला कि यार H2 का जो मास है उसको हम 1 एटॉमिक यूनिट मान लेते हैं, सबसे छोटा मास यूनिट हम H2 को मान लेते हैं। फिर बोला चलो एक काम करते हैं, O2 का 1/32 को, क्या बोल रहा हूं मैं, O2 के 1/32 मास को एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि आइसोटोप्स होने के कारण इन लोगों का एवरेज एटॉमिक मास बड़ा अजीब सा आता है। तो हमने फिर फाइनली चूज किया अभी से 40 50 60 साल पहले कि यार हम कार्बन 12 हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है उसका जो 1/12 मास होगा उसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ज्यादातर चीजें इस दुनिया में ऐसे ही मेजर होती है। ठीक है, कैसे मेजर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलता हूं 1 किलोग्राम, तो किसी एक लेबोरेटरी में हमने एक मेटल का एक डब्बा या एक ब्लॉक बना के रख रखा है जिसको हमने आर्बिट्ररीली बोल दिया कि ये 1 किलोग्राम मास है। अब ये आर्बिट्ररी है, ये एब्सोल्यूट मास नहीं है, बस एक चीज को बोल दिया यार हमने ये 1 किलो है, बाकी सबको इसके रिलेटिव मेजर करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्या होता है कि यार ये लाइट इतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसको हम 1 मीटर मानेंगे, बाकी सबको इस 1 मीटर के रिलेटिव मेजर करेंगे। सिमिलरली इस डब्बे का मास, इस ब्लॉक का मास 1 केजी है, बाकी सबको इसके करेस्पॉन्डिंग मेजर करेंगे। तो सिमिलरली यहां पे हमने क्या मान लिया, यहां पे हमने ये मान लिया कि जो C12 है उसका जो 1/12 मास होगा
उसको हम एक एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम एक एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होता है? इतने ग्राम होता है। ठीक है, एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होता है ये कैलकुलेशन करके निकाल लिया गया, इतने ग्राम होता है। तो इसका 1/12 करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया? इतना आ गया। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। तो अब हमको सारी चीजें एकदम बढ़िया से समझ में आ गई कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? एक एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता है 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। तो इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि यार कोई भी चीज का दुनिया में आप 1 मोल लेते हो तो जैसे डजन का मतलब 12 होता है, ठीक है, सिमिलरली मोल का मतलब होता है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1 मोल एप्पल तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एप्पल। अगर मैं बोलूं 1 मोल बस तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बसेस। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, क्या निकल के आया हमारे पास कैलकुलेशन करके कि यार एक एटॉमिक मास यूनिट 1 एवोगैड्रो नंबर ग्राम के जितना उसके अंदर मास होता है। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। AMU का आजकल हम सिंपली यू बोल देते हैं, यूनिफाइड नाम से। यार AMU बड़ा है, 3 अक्षर लिखने पड़ते हैं, हम आलसी हैं तो हमने उसको यू से रिप्लेस मार दिया। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू Na इंटू AMU। यार मेरे को अगर मान लो ये पता लगाना है कि कितने एटॉमिक मास यूनिट लेने पड़ेंगे कि 1 ग्राम का मास बन जाए, तो Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटॉमिक मास यूनिट लेने पड़ेंगे कि 1 ग्राम मास बन जाए। तो आपको समझ में आया मेरे को चाहिए क्या था कि मैं नंबर ऑफ एटम और जो मैं डेली लाइफ में, मैक्रो लाइफ में यूनिट यूज करता हूं दैट इज ग्राम, उन दोनों को रिलेट कर लूं। वो मैंने यहां पे कर लिया है इतनी लंबी चौड़ी रामायण महाभारत करके कि भैया 1 ग्राम अगर आपको बनाना है तो आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटॉमिक मास यूनिट्स लेने पड़ेंगे। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो मोल का मतलब क्या होता है कि 1 मोल के अंदर, ये चूहे वाला मोल नहीं है, के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये आप भूल जाओ, इसके आगे की वैल्यूज ये हमारे किसी काम की नहीं है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। एवोगैड्रो नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप। अब हम रिलेट करना शुरू कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे? रिलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मैं C12 आइसोटोप के 12 ग्राम लूं, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स निकलेंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। उतने नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। आ रही बात समझ में जनता? है अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। देश की भी यही हालत हो रखी है। भैया लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कि सो रहे हो कि मजे कर रहे हो? ऐसे नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब तो बहुत सारी डेफिनेशन आपकी तरफ आने वाली है, डरना मत, बट ये एग्जाम में डायरेक्टली दी जाती है, इसलिए डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो मतलब उसका वेट हो जाएगा 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में देखो तो 1 AMU मास होता है हाइड्रोजन के एटम का। ऑक्सीजन के एटम का 16 AMU होता है। ठीक है, सल्फर के एटम का 32 AMU मास होता है। ठीक है, तो यार 1 AMU किसके बराबर होता है? मतलब अगर मैं 1 AMU को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 AMU को एटम अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन के एटम है तो उसका मास हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, 1 मोल सल्फर के एटम है तो उसका मास हो जाएगा, इसको मैं अगर Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 1 सल्फर के एटम का मास है। 1 मोल सल्फर के एटम मतलब उसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वांटिटी बराबर आ जाएगी 32 ग्राम के। ठीक है, तो आपके पास
जो भी एटॉमिक मास यूनिट है एक किसी भी एटम का, उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एक मोल एटम का मास। तो ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो गई, चिंदी सी हो गई कि मास ऑफ वन मोल एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास, गाम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ Na एटम्स, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक मास होता है 12 AMU। ठीक है, अच्छा एक और क्वांटिटी होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ एटम अपॉन 1 AMU। मतलब बेसिकली AMU से AMU काट दिया तो AMU के रिलेटिव इसका कितना मास है, तो ये 12 हो गया। नाइट्रोजन का 14 AMU होता है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, AMU हटाओ ग्राम लगाओ, AMU हटाओ ग्राम लगाओ, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। हाइड्रोजन के एटम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 1 ग्राम। एक और जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कर लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 है, तो अगर मैं एटॉमिक मास देखूं कैल्शियम का तो 40 AMU हो जाएगा। ठीक है, तो एक कैल्शियम एटम का मास कितना हो गया, 40 AMU। ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का क्या हो गया, AMU को हटाओ ग्राम लगाओ। 2000 कैल्शियम एटम का अगर मेरे को मास निकालना है, तो ये तो पहले और दूसरे तो हो गए, तो एक कैल्शियम एटम का मास कितना होता है, 40 इंटू 1/Na ग्राम। ये मास जो है ये एक एटम ऑफ कैल्शियम का है। ठीक है, देखो एक AMU किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम के, तो 40 AMU किसके बराबर होगा, 40 इंटू 1/Na के। तो ये एक एटम ऑफ कैल्शियम का मास है। मेरे को 2000 एटम का मास निकालना है, तो मैं 2000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2000 इंटू 40 AMU, तो 2000 इंटू 40 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, क्योंकि 1/Na ग्राम की वैल्यू इतनी ही होती है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.328 इंटू 10 की पावर -19 ग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ इसमें नहीं है। मास ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, आपको जो ग्राम में मास दिया हुआ है उसको आप ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो, इंटू Na कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे से बोल दे कि भैया 24 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे ये बताओ, तो इसको आप फटाफट से कैलकुलेट कर लो पॉज करके, फिर आगे का देखना। पेन नहीं चलाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यार इसको कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपने होपफुली पॉज कर लिया होगा। इसको कैसे करते हैं भाई, फॉर्मूला लगाते हैं। 24 ग्राम हमको दिया है, इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 इंटू Na, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 Na एटम्स। तो 24 ग्राम कार्बन में 2 Na एटम्स है। मेरे को अगर मान लो 90 ग्राम पानी दिया है, पानी दा रंग वेख के विच इज ट्रांसपेरेंट, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन वगैरह से इसका कलर आ जाता है। ठीक है, 90 ग्राम पानी दिया है। चलो भाई पानी की भी आज चीरफाड़ कर ही लेते हैं। पानी माने होता है H2O, H के 2 एटम का मास 2 ग्राम, O के 1 एटम का मास 16 ग्राम। तो मतलब इसका जो ग्राम एटॉमिक मास आएगा, मतलब इसको ग्राम एटॉमिक मास तो बोलेंगे नहीं, वैसे इसको तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और जो भी है इसका जो मोलर मास आएगा, मोलर मास भी एक टर्म होती है, वो भी आपको बताऊंगा, वो आएगा 18। तो 1 मोल पानी में 18 ग्राम का वजन होता है। हमको 90 ग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 90 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स पानी के हमको मिलेंगे अगर हम 90 ग्राम पानी ले रहे हैं। मतलब 90 ग्राम जो पानी होता है वो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी से मिलके बना होता है, विच इज अ ह्यूज नंबर। आप सोच भी नहीं सकते वो इतना ज्यादा होता है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर बार हर जगह मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें करना क्या होता है, आप इसको सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। 4 ग्राम हीलियम का मतलब 1 मोल हीलियम। ठीक है, 12 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 3/4 मोल। अच्छा, जब भी आपको ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन गैस आपको इसको मानना पड़ेगा। सो दिस इज, मैंने यहां पे गलत कर दिया, जब भी ऑक्सीजन दिया है तो हम इसको ऑक्सीजन गैस मानेंगे। तो
क्या कर रहा हूं मैं, इसको अपन लिख देते हैं 12/32, ठीक है। सो दिस इज 12/32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपसे अब ये पूछ रहा है एटम्स, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि यार एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। 14 ग्राम आयरन, जब भी आयरन दिया है तो एक सिंगल उसको हम वो मानेंगे, ठीक है। तो दिस इज 14/56 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 26 ग्राम क्रोमियम, सो 26/52 Na क्रोमियम के एटम्स। तो यहां पे इतने Na ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो सबसे ज्यादा मोल्स किस में आए, सबसे ज्यादा मोल्स हीलियम में आए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो जिसके जितने ज्यादा मोल उसके उतने ज्यादा पार्टिकल, क्योंकि मोल की डेफिनेशन तो सेम होती है। एक मोल हीलियम में एग्जैक्टली उतने ही एटम होते हैं जितने एक मोल ऑक्सीजन में होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मास तो ऑक्सीजन का ज्यादा आएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का हर एटम हीलियम के हर एटम से भारी होता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, कई बार क्या होता है कि यार बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोटोपिक फॉर्म्स में रहते हैं, जैसे क्लोरीन है तो आपको सिर्फ क्लोरीन 35 नहीं मिलेगा, क्लोरीन 37 भी मिलेगा। तो आप एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालोगे, यार जो भी जितनी अबंडेंस में है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी हैं सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल सैंपल ऑफ क्लोरीन में 75% तो क्लोरीन 35 होता है, 25% क्लोरीन 37 होता है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 अपॉन 100। तो कैसे निकला, परसेंटेज इंटू मास प्लस सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट का परसेंटेज इंटू उसका मास डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया 35.5। तो आप इस तरीके से सबका निकाल सकते हो। हमने किया क्या, फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में ऐसे था, तो मतलब मान लो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है 1 and 2, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ 1 इंटू मास ऑफ 1 प्लस परसेंटेज ऑफ 2 इंटू मास ऑफ 2 अपॉन 100, तो इस तरह से निकल जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत सारे हैं तो परसेंटेज ऑफ 1 इंटू m1 प्लस परसेंटेज ऑफ 2 इंटू m2 प्लस परसेंटेज ऑफ 3 इंटू m3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, सबको करते जाओ, उसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, एक होता है मॉलिक्यूलर मास, भाई जैसे एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम एक मॉलिक्यूल का मास बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32U, मतलब 32 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl 36.5U, H2SO4 का, 2 हाइड्रोजन का, 32 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, 4 इंटू 16 विच इज 98U, ठीक है। फॉर्मूला मास, अब क्या होता है, देखो कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ये लंबी चौड़ी चेन्स बना के रहते हैं। आपको अब सॉलिड स्टेट वगैरह का सबको पता ही है, नहीं पता आप 11th वाले स्टूडेंट्स हो तो बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबी लंबी 3D चेन बना के रहते हैं। तो हम उसमें एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल आप में उसको मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए उस डेफिनेशन को थोड़ा सा ट्विक करके हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि इनका केमिकल फॉर्मूला ले लेते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जिसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। उस फॉर्मूला यूनिट का जो मास होता है उसको हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं। तो जैसे K2SO4 है, ये एक फॉर्मूला यूनिट है एक बहुत बड़े आयनिक कंपाउंड का। तो 2K का मास 2 इंटू 39, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 4 ऑक्सीजन के एटम है तो 4 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 174 यूनिट, विच इज द फॉर्मूला मास ऑफ K2SO4 सॉल्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। मोलर मास, कोई भी एक सब्सटेंस के एक मोल के मास को बोला जाता है मोलर मास। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, यही आपको बार बार देखने को मिलेगी, विच इज मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, ये सारी चीजें आपको पता है। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास NaCl है, इसका मतलब 1 मोल Na का मास प्लस 1 मोल Cl का मास, तो मतलब Na का मास होता है 23 प्लस Cl का 1 मोल का मास होता है 35.5, इसको हम ऐड करेंगे तो 58.5, ये हमारा मोलर मास निकल गया, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। देखो कोई भी एक मोल किसी भी गैस की ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम
एट एसटीपी। तो आप दुनिया में कोई भी गैस लेके आ जाओ, अगर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे उसका 1 मोल लिया है तो वो 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, डेंसिटी वगैरह को तो भूल जाओ। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूं यार, एसटीपी कंडीशन होती क्या है। एसटीपी इज बेसिकली आपको इसको लेना पड़ेगा 273 केल्विन और 1 एटीएम का प्रेशर। ठीक है, 273 केल्विन 1 एटीएम के प्रेशर को एसटीपी कंडीशन बोला जाता है। एसटीपी पे अगर हम H2 की डेंसिटी नापेंगे तो वो इतने ग्राम पर ml आएगी। इसका मतलब 0.00089 ग्राम ऑफ H2 1 ml ऑक्यूपाई करती है। तो 1 ग्राम H2 का कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1 ग्राम H2 का ऑक्यूपाई करेगा इतने ml। तो 1 मोल H2 मतलब 2 ग्राम कितने ऑक्यूपाई करेगा, इतना ऑक्यूपाई करेगा। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 22.4 लीटर। कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, करके बता दी एक बार, बस आपको ये याद रखना है। दिस हैज टू बी लर्न्ड। ठीक है, कोई भी 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशंस पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा और इसको बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, एसटीपी पे ये ऑक्यूपाई करेगा। 1 एटीएम प्रेशर, 273 केल्विन का टेम्परेचर। वेपर डेंसिटी भी एक करके चीज होती है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। वॉल्यूम क्योंकि हम सेम मान रहे हैं तो इसको शॉर्ट में VD लिखते हैं, इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। मोलर मास अपॉन 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस मतलब H2, उसका मास हो गया 2, और किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास। तो सर हम यहां से यहां पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। नीचे H2 की डेंसिटी में भी मास ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, सो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ H2 बचेगा, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन 2, जो यहां पे लिखा हुआ है। तो मोलर मास अपॉन 2। तो जब भी आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हुई होगी, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास मिल जाएगा। कई बार आपको फंसाने के लिए कि भाई चेक करते हैं वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन पता है कि नहीं है, इस रॉकस्टार स्टूडेंट को आपको डायरेक्टली मोलर मास देने की जगह वेपर डेंसिटी दे दिया जाता है। डरना मत, जब भी वेपर डेंसिटी दिया जाए उसको 2 से गुणा कर लेना। गुणा कर लेना मतलब मल्टीप्लाई कर लेना, आपको सब्सटेंस का मोलर मास मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब मोल की कैलकुलेशन 3 तरीके से आप कर सकते हो, तीनों तरीके यहां से लिख देता हूं। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो तो एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर लेना। अगर आपको सब्सटेंस का मास दिया हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देना। और अगर आपको गैस की वॉल्यूम दी गई हो एसटीपी पे लीटर के अंदर तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर लेना। ये डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है, तो डरना मत। ठीक है, कई बार आपको लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब दे देंगे, ये उसके भी बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास 3 Na एटम्स है, इसके मोल्स बता दो, तो Na से डिवाइड कर देना, कट जाएगा, आंसर जाएगा 3 मोल्स। ठीक है, आपको कोई बोल दे मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स है, 32 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन के एटम है, तो क्या करना आप कि 32 को ऑक्सीजन के मोलर मास से, ऑक्सीजन एटम के मोलर मास से, ऑक्सीजन का मोलर मास तो 32 होता है, ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं। अगर आपसे कोई सिर्फ ऑक्सीजन बोले तो आपको उसको O2 मानना है, पर अगर कोई आपसे ऑक्सीजन एटम बोल रहा है तो डेफिनेटली फिर उसको एटम ही मानना है। तो मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा, विच विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपको कोई ये बोल दे कि यार 44.8 लीटर मेरे पास एक गैस है, उसको 22.4 से डिवाइड कर देना, आंसर हो जाएगा 2 मोल्स। तो ये कैलकुलेशन मोल का आसान तरीका है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है मास एंड वॉल्यूम इन 1/4 ग्राम 1/4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको कर लेते हैं भाई, 1/4 मोल O2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब 1 मोल O2 का जो मास होता है वो 32 ग्राम होता है, तो 1/4 मोल O2 का मास कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो पहला आंसर तो आ गया 8 ग्राम। अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो कि एसटीपी दिया हुआ होगा, तो 1 मोल O2 एट एसटीपी
इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो 1/4 मोल O2 एट STP इज इक्वल टू 5.6 लीटर्स, ठीक है। 5.6 लीटर्स, 5.6 लीटर्स आया समझ में, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 112 लीटर ऑफ O3 गैस एट STP, पॉज करो, खुद से कर लो, बहुत सिंपल है। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई एक मॉलिक्यूल O3 का कितना घेरता है, 22.4 लीटर की वॉल्यूम। तो 112 लीटर में कितने होंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, 5 मोल आंसर आ जाएगा। एटम के मोल कितने हो गए भाई, एक O3 में 3 ऑक्सीजन के मोल, एक मोल O3 में 3 मोल ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। 3 मोल ऑक्सीजन के एटम है एक मोल O3 में, तो 5 मोल O3 में कितने हो जाएंगे, 5 × 3 15 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 5 × Na। अगर मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना है तो 5 Na मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम उसके 3 गुना होंगे। क्लियर है। एवरेज मोलर मास निकालो फॉलोइंग गैसियस मिक्सचर्स का, ठीक है। इसको आपको करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको तरीका बता दूंगा कि इन तीनों में जब इस तरह से दिया हो तो इसको करना कैसे है, निकालो। तो चलो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं, फर्स्ट वाले को हम यहां पे कर लेते हैं। आपसे बोला गया है कि यार आपसे बाय मोल आपको परसेंटेज दिया गया है, तो आप टोटल 1 मोल मान लो, कितना मान लो आप, टोटल 1 मोल मान लो। तो आपके पास गिवन मिक्सचर में 0.4 मोल तो O2 गैस है और गिवन मिक्सचर में 0.6 मोल N2 गैस है, बस। तो अगर आपको इनका एवरेज मोलर मास निकालना है तो वो बराबर हो जाएगा 0.4 × 32 प्लस 0.6 × 28 के। इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो इसका एवरेज मोलर मास हो जाएगा। तो जब भी आपको बाय मोल परसेंटेज दी हुई हो, 1 मोल मान के कैलकुलेशन कर लेना। आपको जब भी बाय मास परसेंटेज दी हो, आपको क्या बोला है, बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब इसमें आपको क्या करना है, सेकंड केस में जब भी आपको बाय मास दिया होता है तो आप 100 ग्राम मिक्सचर मान लेना। आप क्या मान लेना, 100 ग्राम मिक्सचर आप इसका मान लेना। अब इसमें हम करेंगे कैसे, अगर मेरे पास इसका 100 ग्राम मिक्सचर दिया गया है तो मतलब मेरे पास 90 ग्राम H2 हो गया और मेरे पास 10 ग्राम He हो गया, ठीक है। अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में कन्वर्ट कर लो। 90 ग्राम H2 मतलब 45 मोल्स H2, 10 ग्राम He मतलब 2.5 मोल He आपका आंसर आ गया। तो अब आपको क्या मिल गया, आपको बाय मास से आपने बाय मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर बहुत आसान तरीका है अब आगे करने का, 45 इंटू H2 का, एक H2 का मास 2 ग्राम्स, ठीक है, प्लस 2.5 इंटू एक He का कितना मास हो गया भाई, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 2.5 मोल्स। तो मेरे पास समझ में क्या आई मेरे को बात, कि ऊपर तो मेरे को मास पता है, तो मेरे पास 100 ग्राम मैंने मास अज्यूम किया था, तो ऊपर तो मेरा 100 ही बनेगा, नीचे मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए टोटल। तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 100 ग्राम अज्यूम करो, हर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल्स निकाल लो, तो 100 अपॉन टोटल मोल्स जो आपने यहां से निकाले, आपका वो हो जाएगा एवरेज मोलर मास किसी भी गैसियस मिक्सचर का। तो जब भी बाय मास दिया हो तो क्या करना है, जब भी बाय मास दिया हो तो आपको 100 ग्राम अज्यूम करना है। अच्छा, थर्ड वाले केस में बाय वॉल्यूम दिया है, तो एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस या गेल-लुसेक का अपन लॉ लगाएंगे कि जो बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है बाय मोल परसेंटेज के। थर्ड वाले की मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा, वो आप खुद से कर लेना। बट सीखने वाली बात क्या है कि जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा एग्जैक्ट वही रेशियो मोल्स का भी आएगा। तो आप वॉल्यूम के परसेंटेज को मोल के परसेंटेज से रिप्लेस कर सकते हो। चलें आगे बढ़े। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 1.6 ग्राम मीथेन में कैलकुलेट करना है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बहुत सिंपल है ये तो, CH4। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ठीक है। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 + 4 विच इज इक्वल टू 16 ग्राम। इसका मोलर मास कितना हो गया, 16 ग्राम।
तो 1 मोल CH4 16 ग्राम जितना वेट करता है। चलो बहुत बढ़िया, आपको 1.6 ग्राम दिया है, तो अगर मैं NCH4 निकालूंगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू 1/10 Na मॉलिक्यूल्स मेरे पास इसमें आ गए। मेरे पास 1/10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 मेरे पास आ गए। एक मॉलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा गिनते हैं। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल कितने मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं? 1/10 Na। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज कि 1.6 ग्राम मीथेन में Na इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर -23 इलेक्ट्रॉन्स है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर। तो यार जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। तो आपसे कोई प्रोटॉन पूछ ले तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली सिमिलर जितनी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन 1.6 ग्राम मीथेन, तो कोई तो प्रोटॉन लेना भूल जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेना भूल जाता है। दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन पे +1 का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू Na अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आपसे पूछा जा रहा है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब जो अपने को देखना है ना वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इस पे से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, उतने नहीं आते हैं बट ठीक ठाक सवाल आते हैं। वैसा एक सवाल अपन करेंगे भी सही जो एग्जाम में ही आया हुआ है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला डिपिक्टिंग कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल सी चीज है कि यार जैसे मान लो मेरे पास H2O2 है, C2H6 है, C2H4O2 है, तो जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो में हो जाएगा। मतलब आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा भाई? 1:1। ठीक है, C2H6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:3। C2H4O2 का क्या होगा? 1:2:1। बेसिकली आप इसके एलसीएम से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एलसीएम से डिवाइड कर देते हो तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला होता है, जैसे H2O2 का अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो वो हो जाएगा HO, C2H6 का हो जाएगा 1:3 रेशियो में CH3, C2H4O2 का हो जाएगा CH2O। और अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो ये सारे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये सारे इसके क्या है? ये सारे इसके भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, इसमें कुछ नहीं है। इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन का एक तरीका होता है कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बट वो जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तब के लिए ठीक है। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? इसमें पूछा ये जाएगा कि यार आपसे पूछा जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो या एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो। तो ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है वो होती है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। जैसे मान लो मेरे पास H2O2 है तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया OH। n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई 2 के बराबर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये H2O2 हो जाएगा, तो इसके लिए n is 3। तो जो एलसीएम निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू n। इस केस में भी n इज इक्वल टू 2, इस केस में भी n इज इक्वल टू 2। आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना अब। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था किसमें भाई? ये आया हुआ है अपना जेईई मेंस 2018 में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे, पर अब यहां पे मैं एक वो बहुत बड़ी गलती बताता हूं जो आप सारे बच्चे करते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा डर होता है वो डर होता है कि सर क्वेश्चन इतना लंबा और इतना चौड़ा है, ये हमसे कैसे होगा? द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल माय बॉयज एंड गर्ल्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप डर जाते हो। कई बार क्वेश्चन इतना नहीं 7 लाइन का भी होता है, बट जब उसका सोल्यूशन निकलता है 3 लाइन का तो आप लोगों को लगता है कि यार ये मेरी सिली मिस्टेक हो गई। तो सबसे पहला स्टेप फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप लोगों को सीखना है वो ये सीखना है कि भैया डरना नहीं है। कैसे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है आइए सीखते हैं विद प्रतीक सर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन चीजों में तोड़ो। सबसे पहली चीज, द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ C and H ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOZ इज 6:1। अच्छा, तो एक कार्बन के एटम का कितना मास होता है? 12 ग्राम। एक्स कार्बन के एटम का कितना मास होगा? 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है? 1
तो y एटम का कितना मास होगा, y ये आपको दिया हुआ है 6/1। चलिए बहुत बढ़िया, तो पहले लाइन की इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली है। अगर एक मॉलिक्यूल अबव कंपाउंड का इतनी ऑक्सीजन कंटेन करता है, कितनी भाई, कितनी बोल रहा है क्वेश्चन, उतनी, मतलब उसकी आधी जो आपको चाहिए है CXHY को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। ठीक है, चलो हमको समझ में आ गया। फिर आपसे पूछा गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताओ। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की, कि जो कंबस्टन रिएक्शन होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, उसका डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए इस फॉर्मेट में जो अभी मैं लिखाने वाला हूं। पहली चीज जो हमको समझ में आई, 12x/y = 6/1, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। आधे से ज्यादा बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देंगे कि वो इसको 12x/y नहीं लिखेंगे, वो इसको x/y लिखेंगे। भाई साहब मास परसेंट दिया है, x जो है वो मोल्स है, x जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो आपको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिश्ता निकल गया 2x = y CXHY के लिए। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो XYZ में रिश्ता ही तो निकालना है, फिर उसको उसके LCM से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। आपको यह लर्न करना है। कंप्लीट कंबस्टन के लिए अगर मेरे को कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया हो जिसमें X कार्बन है और Y हाइड्रोजन है, तो मेरे को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने लगेंगे, X + Y/4। ये सिंपल बैलेंसिंग से आ जाता है, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, आप डायरेक्टली X + Y/4 को याद कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, जितने कार्बन है तो X कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बनेगा, Y/2 H2O बनेगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम CXHY में Z है, भाई साफ साफ हमको दिख रहा है। हमको ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड कितने हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हाफ चाहिए, ठीक है। एक मॉलिक्यूल CXHY में उतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल। तो कितना अपने को X + Y/4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए इसको बर्न करने के लिए। ऑक्सीजन एटम CXHY में कितने हैं, Z। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड फॉर CXHY कंपाउंड X + Y/4 × 2। देखो ये मॉलिक्यूल है तो एटम कितने चाहिए, इस X + Y/4 के डबल, क्योंकि यार एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको 2x + Y/2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए है इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन है, हमको जितने चाहिए हैं CXHY को कंबस्टन कराने के लिए उसके आधे। तो एक्चुअली में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स Z के बराबर हैं, जितने हमको कंप्लीट कंबस्टन के लिए चाहिए हैं उसका आधा। तो हाफ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो Z = X + Y/4। Y की वैल्यू कितनी है भैया, Y की वैल्यू 2x के बराबर है, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो Y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो Z आ जाएगा 3x/2। तो जो मेरा CX, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, Y की वैल्यू कितनी है 2x और Z की वैल्यू कितनी है 3x/2। तो अब आप क्या करो, बड़ा सिंपल है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2x H4x O3x, ठीक है। तो बस इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम है 1, तो आप 1 से इसको डिवाइड कर दो तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C2H4O3। मतलब इसका एलसीएम जो है वो x है, तो आप सबको x से डिवाइड कर दो तो इसका मेरा जो CXH4O3 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें कलाकारी किस चीज में लगी, y और z को x की टर्म्स में लिखने में हमारी कलाकारी लगी, क्योंकि एक बार अगर वो आया तो हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे हर एक के इंडिविजुअल एटम के नंबर को, हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो वापस से बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक लाइन पढ़ो, उसमें जो गिवन है उसको लिख लो, दूसरी लाइन पढ़ो, उसमें जो गिवन है उसको लिख लो, तीसरी लाइन पढ़ो, जो गिवन है उसको लिख लो। फाइनली आपको चीजें कनेक्ट होती हुई दिखेंगी कि निकालना क्या है, ठीक है। तो अब स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, भैया हम स्टाइशियोमेट्री पे आ जाते हैं। ये तो बेसिक मोल कांसेप्ट हो गया, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया।
तो यार जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल लेट से मैं बना रहा हूं C+, अरे अब अपन इसको सफेद कलर का कर लेते हैं। मान लो मैं बना रहा हूं C+, कोई सा भी बना लेते हैं अपन, एक काम करते हैं C+O2 अपन बना रहे हैं, गिविंग CO2। तो सबके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर हो गए। ठीक है, अब अगर पर मान लो मैं इसकी जगह बना रहा हूं Mg+2Cl गिविंग MgCl2, तो मैग्नीशियम का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, क्लोरीन का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। अगर मैं एटॉमिक क्लोरीन से इसको बना रहा हूं तो ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है भाई। 3 का अगर मैं एग्जांपल अगर मैं सोचूं तो मान लो मैं ये बना रहा हूं 2Fe+3Cl2, ठीक है, गिविंग 2FeCl3। तो मेरा इसमें Fe का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 2, Cl का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 3 और FeCl3 का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया 2। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हमको यह बताता है कि यार किस रेशियो में हमको रिएक्टेंट्स चाहिए ताकि हमको प्रोडक्ट मिले। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 3H2+N2 गिविंग 2NH3, तो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के, 1 मोल N2 के साथ और आपको मिलेगा 2 मोल NH3। 3 Na मॉलिक्यूल्स और 2 Na मॉलिक्यूल्स अगर आप मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में करना चाहते हो तो यार आप बैलेंस करने का किसी भी इक्वेशन को या किसी भी चीज को निकालने का कि यार कितने मोल से कितना बनेगा, एक तो यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड कैसे होता है कि भैया मेरे को यहां पे दिख रहा है ये बैलेंस इक्वेशन में, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है कि अगर मैं 1 मोल CH4 लेता हूं तो वो 1 मोल CO2 बनाएगा और 2 मोल H2O के प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब अगर मैंने 16 ग्राम मीथेन को बर्न किया 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ तो मेरे को मिलेगा 36 ग्राम तो पानी और CO2 का जितना भी वेट होता है उतना वेट इसका मिलेगा। जनरली 44 होता है, तो 44 ग्राम तो मेरे को CO2 मिलेगा और मेरे पास 36 ग्राम पानी मिलेगा। ये यूनिटरी मेथड है, ये दिया है, इतना इसका रेशियो है स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, तो मेरे को ये चीज मिलेगी। यार ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। डायरेक्टली जैसे हमको एक क्वेश्चन में दिया है कि CaO कितना बनेगा अगर मैं 50 ग्राम CaCO3 को एयर में हीट करता हूं तो यार इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? CaCO3, ये थर्मल डिकम्पोजिशन इसका होगा। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये चीज रिवाइज कर चुके हैं। ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अच्छा बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा जा रहा है CaO कितना बनेगा 50 ग्राम CaCO3 पे, तो यार आप इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो। भाई इसका 1 मोल आपको 1 मोल CaO दे रहा है, तो इसके 1 मोल का वेट होता है 100 ग्राम। तो मेरे को 100 ग्राम CaCO3, कैल्शियम का मास हो गया अपना 40, ऑक्सीजन का मास हो गया 56, तो ये 100 ग्राम मेरे को CaCO3 56 ग्राम CaO दे रहा है। तो अगर मैंने 50 ग्राम CaCO3 लिया है तो मेरे को 56 डिवाइडेड बाय 2 28 ग्राम CaO देगा। दिस इज यूनिटरी मेथड। मैंने इतना लिया है उससे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर इतना लूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 10 रुपए में आपको एक चॉकलेट मिल रही है तो 50 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी? ये वाला मेथड है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। सिमिलरली ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, कितना आयरन आप थ्योरेटिकली ऑब्टेन कर सकते हो 1 kg ऑफ Fe2O3 के रिडक्शन से? तो यार Fe2O3 का मास कितना होता है 160, तो मोल्स कितने हो गए 1000 डिवाइडेड बाय 160, तो इतने मोल आयरन के भी बनेंगे। ठीक है, हमारे पास इसके कितने मोल हो गए 1000 डिवाइडेड बाय 160, तो जितने मोल आयरन के, बेसिकली रिएक्शन क्या होगा Fe2O3 इसका आप रिडक्शन करा रहे हो तो ये मेरे को 2 Fe के मॉलिक्यूल देगा। तो जितने मोल मेरे पास Fe2O3 के हैं तो दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 6.25। ठीक है, उसके डबल मोल मेरे को आयरन के मिलेंगे, तो ये होगा मेरा आयरन के मोल्स। दीज आर आयरन के मोल्स। आयरन के मोल्स को मैं उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मिल जाएगा टोटल आयरन। तो अगर आप 1 किलो Fe2O3 और को अच्छे से रिड्यूस करवाते हो और थ्योरेटिकली यहीं पे रिएक्शन खत्म हो जाता है तो हमारे को 1 किलो और से 700 ग्राम आयरन मिलेगा। ये थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, गंदीवाड़ा बहुत होता है, आप जानते हो, गैंगू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि एक आदमी है उसने बहुत ज्यादा कचौरियां खा ली, लेट से वो कोटा का निवासी है, कोटा कचौरी बहुत फेमस है, जो लोग कोटा आके जा चुके हैं उनको पता चलेगा, हर रास्ते पे, हर नुक्कड़ पे, हर मोड़ पे कचौरियां होती है। भाई हम लोग का तो ऑलमोस्ट हर 3-4 दिन का नाश्ता बिफोर दिस लॉकडाउन एंड स्टफ
कचौरी ही हुआ करता था। तो क्या बोला जा रहा है, और वो कचौरी बहुत एसिडिटी करता है। तो एक जो इंसान है वो 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे प्रोड्यूस करता है, जिसमें 3.65 ग्राम HCl होता है पर लीटर। 3.65 ग्राम होता है। चलो बहुत बढ़िया। कितनी एंटा एसिड की टैबलेट लूं, मिनिमम इंटीजर नंबर, मतलब आप 1.5 एंटा एसिड की टैबलेट नहीं ले सकते। अगर आपको 1.5 लेनी है तो आपको 2 फिर लेनी पड़ेगी, जिसमें 870 मिलीग्राम ऑफ MgOH होल ट्वाइस है, ताकि सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाए HCl जो एक दिन में प्रोड्यूस हुआ है। तो बेसिकली MgOH होल ट्वाइस इज अ बेस, HCl इज अ एसिड, एसिड बेस यहां पे रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, 2HCl प्लस MgOH होल ट्वाइस गिविंग MgCl2 प्लस H2O। तो 2 HCl के मॉलिक्यूल पे 1 MgOH होल ट्वाइस चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं कि मेरे पास HCl कितना है। अगर 1 लीटर में 3.65 है तो 2.5 लीटर में कितना होगा, 3.65 इंटू 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मेरे कितने आ गए, 0.25 के बराबर आ गए। कितने मोल्स आ गए मेरे HCl के, 0.25 मोल्स HCl के आ गए। तो MgOH होल ट्वाइस के कितने मोल रिक्वायर्ड है, भैया इसके आधे रिक्वायर्ड है। रिएक्शन हमको देख के बता सकते हैं हम। तो हमको 0.125 मोल्स चाहिए हैं। किसके चाहिए हैं, MgOH होल ट्वाइस के। मोल्स आ गया तो मास निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली इतने हमको मोल्स चाहिए। तो हमको मास कितना चाहिए, इनटू मोलर मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस। एक गोली में कितने MgOH होल ट्वाइस के मोल्स हैं, 870। तो आपको दिया गया है कि एक गोली में 870 मिलीग्राम है। तो 870 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास विच इज इक्वल टू 58। ठीक है, तो ये मेरे एक टैबलेट के मोल्स हो गए। दिस इज टैबलेट ऑफ 1 मोल। 1 मोल के ये टैबलेट हैं। n टैबलेट्स चाहिए, ठीक है, मेरे को ऐसी कि मेरे पास टोटल 0.125 मोल्स MgOH होल ट्वाइस के हो जाए। ठीक है ना। तो एक टैबलेट में इतने मोल्स हैं, n टैबलेट में, ये 1 मोल नहीं है एक्चुअली, सॉरी, दिस इज मोल्स इन 1 टैबलेट। एक टैबलेट में इतने मोल्स हैं। मेरे को एक्चुअली में मोल्स कितने चाहिए, 0.125। तो 0.125 इज इक्वल टू एक टैबलेट के मोल्स इंटू n। अब ये जो n नंबर आएगा वो होगा हमारा आंसर। आया समझ में। तो आपने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन से एक टैबलेट में कितने मोल हैं वो निकाल लिया। एक्चुअली में जितने भी मोल्स चाहिए उसको अपन ने अज्यूम कर लिया n। तो n इंटू एक टैबलेट के मोल्स इज इक्वल टू मेरे को कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, मैंने वो निकाल लिया। तो सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। एक POAC भी होता है, बड़े बड़े नाम है पर इससे कुछ होता नहीं है। बेसिकली ऐसा बोलता है कि यार रिएक्टेंट में जितने मोल्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही मोल्स होंगे, और फिर काम आगे बढ़ता जाता है। तो यार AIPMT 2008 में आया हुआ एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं अब, कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, मतलब ये मेरी STP कंडीशंस हो गई, इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। तो यार ये बड़ा सिंपल है, जितना वॉल्यूम का रेशियो होता है मोल्स का भी एग्जैक्टली उतना ही रेशियो होता है। तो बस आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। मैंने अभी आपको याद करवाया था। तो इसकी जो रिएक्शन होगी बैलेंस्ड, कुछ तो उल्टा सीधा यहां पे हो गया है, किसी और चीज का सॉल्यूशन यहां पे मैंने गलती से लिख दिया है। तो ये तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे आ गया है। कोई बात नहीं, हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। C3 वाइट से नहीं होगा, किसी गलत चीज का सॉल्यूशन यहां पे आ गया, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, हम इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। C3H8 प्लस, मैंने आपको यहां पे क्या लिखा था, x प्लस वाई बाय 4। तो 3 प्लस 8/2 2 O2 विल गिव यू फलाना ढिमाका जो भी CO2 और H2O मिलेगा। तो यहां पे मेरे को मिलेगा 3 CO2, ठीक है, प्लस कितना H2O मेरे को मिलने वाला है, 4 H2O मेरे को मिलने वाला है। तो टोटल मेरे को 10 ऑक्सीजन चाहिए। रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि कितनी ऑक्सीजन गैस चाहिए, कंप्लीटली बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। तो यार 1 लीटर के लिए मेरे को 5 मोल के मेरे को 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं बर्न करने के लिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 लीटर। तो यहां पे यार वो जो सिंपल सा लॉ है
कि जितने मोल्स आपको चाहिए हैं उतनी ही आपको वॉल्यूम चाहिए होती है, वो मेरे को काम में आ रहा है। ये गलत सोल्यूशन है, किसी और चीज का सोल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन, कितने मोल्स लेड क्लोराइड के फॉर्म होंगे अगर 6.5 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करते हैं? तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, आपको उस रिएक्शन पता होना चाहिए। तो PbO प्लस HCl गिविंग PbCl2 प्लस H2O इसका रिएक्शन होता है। आपको PbO के कितने मोल्स दिए हैं, मास दिया है, मोल्स निकाल सकते हो 223 गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे 0.029 मोल्स। HCl के 0.087 मोल्स दिए। तो हमको यह बात पता चल रही है, ये एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये जो रिएक्शन है, अब आप यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है। 1 मोल PbO के लिए 2 मोल HCl चाहिए होते हैं। तो अगर मेरे पास 0.029 मोल्स हैं PbO के, तो मेरे को HCl के कितने मोल्स चाहिए होंगे, 0.058। इतने मोल मेरे को HCl के चाहिए होंगे इसको कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए। गिवन मोल्स HCl के कितने, 0.087, मतलब जितने चाहिए हैं उससे ज्यादा हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, जो कम होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो कम मात्रा में कौन प्रेजेंट है, PbO। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, PbO चाहिए, लिमिटिंग मेरा रिएजेंट हो गया। तो 1 मोल PbO से 1 मोल PbCl2 का मिलता है, तो 0.029 मोल PbO से 0.029 मोल PbCl2 का मिलेगा। तो आंसर हो गया 2। इतने आसान क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2017 में आया था, मतलब इतना महा इजी क्वेश्चन है, आपका इससे कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास इन द बॉडी, आपको दिया हुआ है डेटा कि एक आदमी है 75 किलो का, उसके बॉडी में ऑक्सीजन इतना है, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये 1H है, मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन का वो वाला आइसोटोप है। अगर मान लो मैं इसको रिप्लेस मार देता हूं 2H वाले आइसोटोप से, तो आदमी कितना वेट गेन कर लेगा। चलिए, तो वो बोल रहा है हाइड्रोजन 10% है, मतलब 75 केजी के आदमी में 7.5 केजी हाइड्रोजन है। अब आपने अगर 1H को 2H से रिप्लेस कर दिया तो 7.5 केजी की जगह मास हो जाएगा 15 किलो। तो आदमी पहले 75 किलो का था, तो वो अब कितना हो जाएगा, 75 प्लस 7.5 केजी, मतलब मास गेन हो जाएगा 7.5 किलो का। बड़ी सिंपल सी चीज है। टोटल वेट ऑफ द पर्सन 75 किलो, हाइड्रोजन के कारण 1H के कारण जो मास आया है वो 7.5 केजी आया है। आपने 1H एटम को रिप्लेस कर दिया 2H एटम से, तो एक्स्ट्रा मास कितना हो गया, 7.5 केजी का एक्स्ट्रा मास हो गया। ठीक है, आगे चले। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हमने पढ़ी लिया, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो अमाउंट होगा प्रोडक्ट का फॉर्म, वो जो सबसे कम होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक रिएक्शन करवाता हूं मैं एक H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl। मैं इसका 1 मोल लेता हूं। अब मैं चाहे इसका 1,00,000 मोल भी ले लूंगा ना, तो भी 2 मोल HCl ही बनेगा, क्योंकि HCl बनाने के लिए मेरे को हाइड्रोजन भी चाहिए। तो जो कम मात्रा में होगा, क्या बोलो, ध्यान से सुनना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। जो कम मात्रा में होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की मात्रा कितनी बनेगी। क्या बोलो मैं, जो कम मात्रा में होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की मात्रा कितनी बनेगी, इसलिए इसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिएक्टेंट इन एक्सेस जब 0.5 मोल्स ऑफ Zn रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 0.4 मोल्स ऑफ HCl। तो यार ये बहुत सिंपल सा एसिड का और मेटल का रिएक्शन है, जहां पे H2 गैस लिबरेट होती है। तो Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, इसकी रिएक्शन हो गई। ये इसका बैलेंस रिएक्शन है। तो अगर मेरे को 1 मोल जिंक को रिएक्ट करवाना है कंप्लीटली, तो मेरे को 2 मोल HCl चाहिए होगा, पर यहां पे आपको 0.5 मोल जिंक दिया हुआ है, तो आपको उसके लिए चाहिए होता 1 मोल HCl, पर एक्चुअली में कितना दिया हुआ है, 0.4। तो ये जो HCl है ये लिमिटिंग रिएजेंट है LR, और जो Zn है ये एक्सेस रिएजेंट है ER। तो बड़ा सिंपल सा है, पहचानना बस, रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए है। आगे बढ़े। परसेंटेज यील्ड की भी बात होती है भाई। कई बार क्या होता है कि कोई रिएक्शन 100% आगे नहीं जाती, बीच में ही रुक जाती है।
तो व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी वी डू नॉट ऑब्टेन द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड अगर आपको पता हो तो परसेंटेज यील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का फंडा पता है, फॉर एग्जांपल कोई सी भी एक रिएक्शन है H2 प्लस क्या है ये 3H2 प्लस N2 गिविंग 2NH3, तो यहां पे ये वाला एरो नहीं आता बिकॉज दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां पे 100% प्रोडक्ट नहीं बनता क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने अज्यूम करा था कि यार 100% यील्ड आएगी, बट दैट इज नॉट ट्रू, कुछ परसेंटेज यील्ड आती है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर मान लो आपने ये अज्यूम किया था कि मैंने यार 300 मोल H2 के लिए हैं, तो मैं अज्यूम करूंगा कि मेरे को 200 मोल NH3 के मिलने चाहिए थे, बट एक्चुअली में वाले 100 मोल। तो इससे आप क्या इन्फर करोगे कि यार रिएक्शन 50% ही यील्ड दे रहा है। तो ये 50% मैंने कैसे निकाला, एक्चुअल तो ये है 100, थ्योरेटिकली कितना मिलने चाहिए था 200 इंटू 100, तो ये मेरा इतना परसेंटेज यील्ड हो गया। तो एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 मेरा परसेंटेज यील्ड हो गया। परसेंटेज प्योरिटी भी एक टर्म होती है, ठीक है। अगर आपको इंप्योरिटी गिवन नहीं है तो वो हमेशा इनर्ट मटेरियल की ही इंप्योरिटी माना जाता है, सिर्फ प्योर सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमको समझ में आ गई बात। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कुछ दिया नहीं गया, इंप्योरिटी लिख के नहीं दी गई हुई, और फिर भी आपका जो रिएक्टेंट है वो 100% नहीं है, तो आप मानोगे कि जो बाकी बची हुई चीज है वो इनर्ट मटेरियल है। तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ द सैंपल इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको ऐसा दिया गया है कि 70% प्योर कार्बन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 ग्राम कार्बन लूंगा, तो मतलब 100 ग्राम अगर मैं सैंपल लूंगा, 100 ग्राम अगर मैं सैंपल लूंगा, तो मेरे को कितने ग्राम कार्बन मिलेगा, उसमें 70 ग्राम कार्बन मिलेगा। अगर अब आप ध्यान से नोटिस करोगे तो मैंने आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि इसमें बाकी 30% क्या है। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लोगे कि 30 ग्राम जो भी दिया हुआ है वो इनर्ट है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा 30 ग्राम जो भी दूसरा सब्सटेंस है वो नॉन रिएक्टिव है या फिर इनर्ट है। तो आपको इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यार एक पावर कंपनी है, वो 474 टन्स ऑफ कोल पर डे बर्न करती है एवरी डे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसमें सल्फर का कंटेंट 1.30% बाय वेट है तो कितना SO2 डंप होगा एटमॉस्फेयर में हर दिन। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिससे एसिड रेन वगैरह होती है, जैसे ताजमहल हमारा पूरा पीला पड़ चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.3। सल्फर का वेट कितना हो गया, आपको 1.3% दिया है बाय वेट, तो 474 का 1.3% कितना हो जाएगा 1.3 अपॉन 100 इंटू 474। बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, S प्लस O2 गिविंग SO2। तो मेरा 1.3 इंटू 474, 1.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 474, तो क्या हो गया मेरा सल्फर का मास हो गया। इसको मैं उसके किससे मोलर वेट से डिवाइड कर दूंगा, 32 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास इसके मोल्स आ जाएंगे, और फिर मैं SO2 के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास SO2 का मास आ जाएगा। यार SO2 बन किससे रहा है, सल्फर से बन रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सल्फर के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने यहां पे सल्फर के मोल्स निकाल लिए, ठीक है। टन, अब आपको यह कंफ्यूजन होगा कि यहां पे सर तो टन है, पर आपने यहां पे ग्राम से कैसे डिवाइड कर दिया। मैंने कन्वर्जन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को ऊपर दोबारा ग्राम से ही मल्टीप्लाई करना था। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं 1 ग्राम सल्फर जलाऊंगा तो मेरे को 2 ग्राम SO2 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहां पे कोई भी 1 यूनिट मास सल्फर जलाता हूं तो 2 यूनिट मास मेरे को किसका मिलेगा, 2 यूनिट मास मेरे को SO2 का मिलेगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये मेरे को यूनिट दे रही है कि हाँ भाई इतना यूनिट मास मेरे को, ये वाली जो मेरी क्वांटिटी है 1.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 474 इज द मास ऑफ सल्फर दैट आई हैव। इसको मैंने बेसिकली 64 डिवाइडेड बाय 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जितना ग्राम सल्फर जल रहा है उसका डबल ग्राम SO2 बनेगा। तो मेरा आंसर इसमें आ जाएगा फाइनली 12.3
टन्स। आई बात समझ में? यूनिटरी मेथड लगाया यार। एक सल्फर से 2 SO2 मिल रहे हैं, मतलब 1 ग्राम सल्फर से 2 ग्राम SO2 मिल रहा है, तो इतने ग्राम सल्फर से इतना ग्राम SO2 मेरे को मिलेगा, या इतने टन सल्फर से मेरे को 12.3 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई मिलेगी। ठीक है, आगे चले। सिक्वेंशियल या सक्सेसिव रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो ऐसी होती है, A गिविंग B गिविंग C। इससे डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हुए जाना है। इसका एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। आपको बोला गया है कि यार जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है आप उसको इस 2 रिएक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हो। पहले आप सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म से SO2 प्रोड्यूस कर लो, SO2 का ऑक्सीडेशन करा के SO3 प्रोड्यूस कर लो, तो कितने ग्राम SO3 प्रोड्यूस होगा 1 मोल S8 से? बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। 1 मोल S8 लेता हूं, उससे 8 मोल SO2 बनता है। 8 मोल SO2 बन गया, चलो बढ़िया। तो मेरे पास पहले 8 मोल SO2 मैंने बना लिया। आगे क्या करना है? अब आपको यह देखना है कि यार कितने SO2 से कितना SO3 बनता है। तो अगर मैं 1 मोल SO2 लेता हूं तो 1 मोल SO3 बनेगा। 1 मोल SO2 से 1 मोल SO3, तो बताओ 8 मोल SO2 से कितना SO3? टिंग 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 टिकिन। 1 मोल से 1 मोल, तो 8 मोल SO2 से 8 मोल SO3। SO3 का मास कितना होता है? 32 सल्फर का और 48 जो है ऑक्सीजन का, तो 80। तो 8 × 80 640 ग्राम आपको SO3 मिलेगा। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते जाओ। इतना ये बना, इसके इतने से उसका उतना बनेगा, उसके उतने से जिसका जितना बनेगा, ये खेलते जाओ। 10 स्टेप का रिएक्शन है, ऊपर से नीचे मूव करते जाओ, आसानी से आंसर आ जाएगा। कई रिएक्शन पैरेलल या साइमल्टेनियस भी होती है। इसको कैसे डिपिक्ट करते हैं? A गिविंग B एंड C बोथ। A टूट रहा है, थोड़ा सा B बन रहा है, थोड़ा सा C बन रहा है। यह अपना होता है पैरेलल रिएक्शन या साइमल्टेनियस रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्या बोला गया है कि 6 मोल KClO3 डिकम्पोज हो रहा है, तो एक बार से तो KCl बन रहा है और कुछ पार्ट से KClO4 बन रहा है। फिर आपसे क्या बोला गया है कि यार आपको पता लगाना है कि कितना KClO4 प्रोड्यूस हुआ। अगर O2 के 3 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा O2 कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। O2 प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर। O2 कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? O2 प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर। आपसे क्या बोला गया है? 3 मोल O2 बने हैं, तो कितने मोल O2 बने हैं? 3 मोल। 3/2 O2 के लिए 1 मोल KClO3 चाहिए। ध्यान से सुनना, 3/2 मोल O2 के लिए 1 मोल KClO3 चाहिए। तो 3 मोल O2 के लिए कितने KClO3 चाहिए होंगे? 2 मोल KClO3 चाहिए होंगे। तो मेरा KClO3 कितना कंज्यूम हो गया? 2 मोल तो रिएक्शन 1 में कंज्यूम हो गया। तो रिएक्शन 2 में कंज्यूम होने के लिए मेरे पास कितने मोल KClO3 बचे? 6 मोल दिया था, 2 मोल यहां पे खलास, तो 4 मोल बचा। यहां पे मेरे पास 4 मोल बचे। 4 मोल KClO3 से कितना मोल KClO4 बन रहा है? 3 मोल। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली आते हैं। जेईई मेंस में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे, और नीट में आपके सारे सिंगल करेक्ट होते हैं तो वहां पे आ जाएंगे। बट सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंशियल या पैरेलल रिएक्शंस में। अब अपन आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। ठीक है, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं लाइफ में। एक होमोजीनियस होते हैं, ये रियल लाइफ विजुअलाइजेशन है, एक्चुअल विजुअलाइजेशन है। PHET का हमने सोर्स यूज किया है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनका पूरा यूनिफॉर्म, आपने ये डाला, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे शक्कर का पानी में सोल्यूशन, नमक में पानी में सोल्यूशन। मैं एक चम्मच उठाऊंगा, पूरे सोल्यूशन में से कहीं से भी एक चम्मच में सोल्यूशन निकाल लूं, इसका कंपोजिशन एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। तो वो होते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। तो अगर मैं और माइक्रो लेवल पे जाऊं और मैं आपको बताऊं कि यार नमक में पानी का, मतलब पानी में नमक का सोल्यूशन कैसा दिखता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम नमक डालते हैं तो वो दिखता कैसा है? तो वो ऐसा दिखता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा हिलते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। आप खास बात ये देखोगे कि Na+ को सारे डेल्टा माइनस ने सराउंड कर लिया है। जहां जहां मैं Na+ को डाल रहा हूं, ऑक्सीजन वाली साइड इसको सराउंड कर रही है। तो यार हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये सीखा था कि एक हाइड्रेशन एनर्जी नाम की चीज होती है,
या हाइड्रेशन एनर्जी का विजुअलाइजेशन है। यहां पे Na+ और डेल्टा माइनस के बीच में यहां पे आयन आयन बॉन्ड बन रहा है, होता है ना, आयन आयन डायपोल बॉन्ड बन रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये तो डायपोल है, ये आयन है, तो इधर भी आयन डायपोल बॉन्ड बन रहा है, इधर भी ये आयन है, और यहां पे सारे ऑक्सीजन के डेल्टा+ चिपके हुए हैं इसके आसपास, यहां पे भी आयन डायपोल बॉन्ड बन रहा है। तो इतने सारे बॉन्ड बन जाते हैं जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है उसको ब्रेक करने का। तो यार 3 तरह के सोल्यूशन आप बना सकते हो भाई। आप गैस को गैस में डाल दो, लिक्विड को लिक्विड में, मतलब बहुत सारे तरीके एक्चुअली सोल्यूशन बना सकते हैं, 3 तरीके नहीं, ठीक है। सॉल्वेंट अगर गैस है, सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है इन जनरल, जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डाल रहे हैं, वो सॉल्वेंट होता है। तो गैस सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट अगर सॉलिड है, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ये सब सॉलिड इन गैस के एग्जांपल है। लिक्विड इन गैस, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, फॉग जो होता है वो लिक्विड इन गैस है। गैस इन गैस, एयर, एयर के अंदर तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स है भाई। आप सॉलिड डाल सकते हो लिक्विड में, सॉल्ट इन वाटर, लिक्विड में लिक्विड डाल सकते हो, एल्कोहल इन वाटर है, गैस इन लिक्विड डाल सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोको कोला हो गई, पेप्सी हो गई, फैंटा हो गई, तो दैट इज गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। इसको लिक्विड सॉल्यूशन में और अच्छे से देखेंगे हेनरीज लॉ के अंदर। अब सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो सॉलिड इन सॉलिड, अलॉयज, आपके घर के ज्यादातर बर्तन अलॉय होते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, मर्क्यूरी प्लस सिल्वर प्लस टिन, डेंटल अमलगम जो दांतों में पहले भरा जाता था वो। और गैस इन सॉलिड, एड्सॉर्प्शन गैस ऑन मेटल, मेटल के ऊपर जनरली गैस एड्सॉर्ब हो जाती है, तो वो गैस ऑन सॉलिड टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है। एक और होता है हमारा हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आप देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट से चम्मच डाल के उठाऊंगा तो मेरे पास ये सॉल्ट भी आएगा, पर अगर मैं इस पार्ट में चम्मच डालता हूं तो मेरे पास सॉल्ट नहीं आएगा। मतलब उस पूरे सॉल्यूशन में अलग अलग जगह का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, ये होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है लाइफ में, ठीक है, जैसे डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज में दूसरी चीज मिली हुई है। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, लेट्स से इसका x है, हमने एक सब्सटेंस डाला y, तो हम y अपॉन x पता लगाना चाहते हैं कि कितने सब्सटेंस में कितनी चीज है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो मैं आपको बोल रहा हूं ले यार शिकंजी पी ले, ठीक है। अब आपने शिकंजी पी और वो भाई साहब इतनी खट्टी थी, तो यार आप ये जानना चाहोगे ना मैंने कितने पानी में कितना नींबू डाला है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है कि मैंने पानी में नींबू डाला है, बात समझ रहे हो? यह जानना बहुत जरूरी है कितने अमाउंट में कितनी चीज डाली हुई है। इसलिए हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, यूनिट ग्राम पर सीसी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ किसी भी आपको रेफरेंस जो आपने बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है जैसे इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 होती है, तो इसके रिलेटिव बाकी लोगों की अगर आप डेंसिटी निकाल रहे हो, पानी की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस को आप डिनोमिनेटर बना रहे हो, तो वो स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। वेपर डेंसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेंसिटी ऑफ वेपर एट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस पे आपने दूसरे सब्सटेंस के वेपर की डेंसिटी नापी है, उसी एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर आपको H2 गैस की भी डेंसिटी नापनी है, दोनों को डिवाइड कर देना है, वेपर डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। मास परसेंट एक टर्म होता है, परसेंटेज ऑफ मास वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अच्छा, अब इसको आपको ध्यान रखना है, यहां पे वेट ऑफ सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो ये परसेंटेजेस में या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बच्चे करते हैं, वो यही करते हैं कि यार वो लोग याद ही नहीं रख पाते कि किसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो परसेंटेज बाय मास में हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं, तो याद करने की चीज क्या है इसमें कि डिनोमिनेटर में पहली बात तो सोल्यूशन का मास है, सोल्यूशन मास 100 ग्राम, 1 केजी नहीं 100 ग्राम है। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 मेरा परसेंटेज बाय मास बताएगा। बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया अगर आप शुगर डाल रहे हो पानी के अंदर, तो अगर आपको उसका मास परसेंट निकालना है तो आपको 100 ग्राम सोल्यूशन का लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में आप लिख दो आपने कितनी ग्राम शुगर ली है।
अगर आपने x ग्राम शुगर लिए, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा आ जाएगा x% बाय मास शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ? क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, तो अगर आपने x ग्राम सोल्यूट लिया है, 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि 100 माइनस x ग्राम का आपके पास सॉल्वेंट आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास इज इक्वल टू सोल्यूशन का मास। चलो आगे चलते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज भाई, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो दिस इज वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, इसको एक और नाम से हम जानते हैं मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन लिया है डिनोमिनेटर में। तो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन द मास वॉल्यूम परसेंटेज विल बी 5% सोल्यूशन। तो 5% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हो जाएगा इस केस में। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। ठीक है, आया समझ में? पक्का? आगे चलें। इसमें गड़बड़ क्या होगी? मान लो आपसे किसी ने बोला है कि भैया मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब आपको एक सॉल्यूशन दिया है, उसमें मैंने 5 ग्राम सॉल्यूट डाला है, तो आप इसकी क्या बता दो? आप इसका मास बाय वॉल्यूम बता दो। तो कोई गलती से 5 मास बाय वॉल्यूम मत बता देना, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 5/20 इंटू 100 इसका आंसर हो जाएगा। कितने में कितना? इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, क्लियर? आगे चले। चलो नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म। जब दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेट में होते हैं तो हम करते क्या है कि यार आपने कितनी पार्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिया है पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो बहुत सिंपल सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अगला हो गया मोल परसेंट। आपने सोल्यूट के कितने मोल्स लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100, ये हो गया मोल परसेंट। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। गैसेस के लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मोल परसेंट एकदम सेम होता है, क्योंकि आप उनको रिप्लेस कर सकते हो वॉल्यूम और मोल्स को आराम से, उनके रेशियोज को। इंपॉर्टेंट अब 3 जो टर्म्स हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, उनको अब अपन ले लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसको x से डिनोट करते हैं। सम ऑफ ऑल में मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। तो मान लो मेरे पास एक चीज है जिसमें ए बी सी 3 कंपोनेंट हैं। ए के मोल है 2, बी के मोल है 3 और सी के मोल है 5। तो ए का मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स ए विल बी 2/2 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 10, तो 0.2। बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी 3/10 0.3। सी का मोल फ्रैक्शन एक्स सी 5/10 0.5। ठीक है, आप इनको ऐड करोगे एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी को, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी। आगे चलते हैं। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, आ गया? बस इसको यहीं तक करना है। ये लाइन गलती से यहां पे रह गई, ये कंफ्यूजिंग होता है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है वो मोलैरिटी होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी ही होती है। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। नीचे है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं बोल रहा। सोल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं वो हो जाती है मेरी मोलैरिटी। ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो 0.5 मोलर सोल्यूशन का मतलब अगर मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया है तो मेरे को 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट उसमें मिलने वाला है। अगला हो गया मोलैलिटी। अब यहां पे थोड़ा डिफरेंस आता है, पूरी चीज एक बार मैं लिख देता हूं। यहां पे हम नीचे सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। ये एक इकलौती ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पे नीचे सॉल्वेंट का मास आता है।
ये कुछ केसेस में काम आ जाता है, दिया होता है आपको काफी जगह पर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं बोलूं 0.5 मोलल सोल्यूशन है आपके पास, मतलब अगर 1 kg सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया हुआ होगा तो कितने मोल्स मिलेंगे सोल्यूट के? 0.5 मोलल सोल्यूशन में 0.5 मोल्स आपको मिलेंगे। तो यार इसमें बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस जिसको पहले AIEEE बोलते थे, 2011 में क्वेश्चन आया था कि आपको 5.2 मोलल एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल का, CH3OH सप्लाई क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा मिथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन के अंदर। एक्वस सोल्यूशन मतलब मिथाइल अल्कोहल भी है, पानी भी है, और उसमें मतलब आपने बेसिकली मिथाइल अल्कोहल को पानी में डाला है। आपने क्या किया है? मिथाइल अल्कोहल को पानी के अंदर डाला है, और मिथाइल अल्कोहल कितना है? 5.2 मोलल है। तो यार 5.2 मोलल CH3OH मतलब 5.2 मोल्स CH3OH के प्रेजेंट होंगे 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। तो आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? अरे पेन का कलर चेंज, हाँ, ऊपर क्या आएगा? मोल्स, जिसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स। तो मिथाइल अल्कोहल के मोल्स कितने हैं? 5.2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो इसके मोल्स तो हो गए 5.2। 1000 ग्राम में 5.2 मोल CH3OH था, तो 1000 ग्राम पानी के कितने मोल्स हो गए? 1000 ग्राम पानी डिवाइडेड बाय पानी का मोलर वेट विच इज 18, तो ये पानी के मोल्स हो गए। तो 5.2 अपॉन 5.2 प्लस 55.5, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.086। 5.2 डिवाइडेड बाय 60.7, सो 0.86। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने जब 120 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास 60 होता है, यहां पे ये ग्राम आएगा, इन 1000 ग्राम वाटर में जब हमने डाला 120 ग्राम ऑफ यूरिया को, तो हमारे पास ये डेंसिटी का सॉल्यूशन आया। इसकी मोलैरिटी हमको निकालनी है। चलिए भाई, तो इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? आपने 120 ग्राम डाला और 1000 ग्राम पानी में डाला, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1120 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास को डेंसिटी से आप डिवाइड कर लेंगे, तो मेरे पास इतनी वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी भाई? मोलैरिटी मेरी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो मेरी मोलैरिटी हो जाएगी भाई 120 अपॉन 60। भाई 120 ग्राम लिए तो 2 मोल्स लिए। ये वाली मेरी वॉल्यूम्स ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे देखो अपन ने ml में वॉल्यूम ली है, क्योंकि मेरी डेंसिटी ग्राम पर ml में थी, तो वॉल्यूम भी ml में ही आएगी जब मैं इसके थ्रू वॉल्यूम को निकालूंगा। उसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 2.05 ml। जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, ऐसे ही इजी सवाल आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, इनफैक्ट यहाँ पे 2 आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है, एक बार 2016 में, एक बार 18 में, और उसके बाद भी अभी लेटेस्ट भी हुआ होगा। नीट में भी ये सवाल आता है। सवाल क्या है? आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होती है फ्लोराइड्स की, लेड की, नाइट्रेट की, आयरन की वाटर के अंदर। कोई अंडरग्राउंड लेक जो हमको मिला था, वहां से हम बोरिंग करके पीने का पानी निकालते हैं। आपको दिया हुआ है कि यार लेड की जो है 1000 ppb, सो दिस इज पार्ट्स पर बिलियन। तो बेसिकली हमको जब ये दिया होता है तो इसका मतलब ये होता है, जब हमको ये दिया होता है तो इसका मतलब है कि यार इतने पार्ट पानी के अंदर 1000 मॉलिक्यूल हमारे किसके हैं? फ्लोराइड के हैं। 40 पार्टिकल बिलियन, मतलब 40 बिलियन पार्टिकल के अंदर हमारे 40 जो है 1 बिलियन पार्टिकल, 40 ppb का मतलब हो गया 1 बिलियन पार्टिकल ऑफ वाटर के अंदर हमारे 40 पार्टिकल लेड के हैं। ppm मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो मिलियन जो है अपना 10 की पावर 5 होता है, बिलियन जो है वो अपना 10 की पावर, आई थिंक 10 की पावर 7 इज करोड़, 10 की पावर 9 होता है। तो मिलियन इज 10 की पावर 6, सो मिलियन इज 10 की पावर 6 एंड बिलियन इज 10 की पावर 9। ठीक है, तो बेसिकली 1000 पार्टिकल्स इन 10 की पावर 9 ग्राम वाटर, सो दिस इज पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन 10 की पावर 6 ग्राम वाटर के अंदर
आपके पास 100 ppm मतलब 100 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 100 पार्टिकल्स हैं। तो ये अपनी एक और टर्म हो गई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ppm एंड ppb, ठीक है। 1 बिलियन ग्राम पानी के अंदर कितने पार्टिकल्स, तो पार्ट्स पर बिलियन। 1 मिलियन ग्राम मतलब 10 की पावर 6 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, सो दैट इज पार्ट पर मिलियन, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाटर अनसूटेबल है पीने के लिए, क्योंकि उसमें ये मिलावट की कॉन्सेंट्रेशन अलाउड कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। तो वर्ल्ड में एक बॉडी है जो ये डिसाइड करती है कि यार ये वाला पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ है, ये वाला पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज की कॉन्सेंट्रेशन उनकी सेट लिमिट से ऊपर है तो वो वाटर पीने के लिए अनसेफ हो जाता है, और किसी में अगर लिमिट के नीचे है तो वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है। तो आपको ये वैल्यूज याद करनी है, यू हैव टू लर्न दिस। आपको ये वैल्यूज याद करनी है कि अगर आयरन की वैल्यू 0.2 ppm से ऊपर हुई पानी के अंदर तो फिर आप वो पानी नहीं पी सकते। फ्लोराइड की अगर 1.5 ppm के ऊपर हुई तो आप पानी नहीं पी सकते। लेड की 50 ppb के ऊपर हुई तो आप पानी नहीं पी सकते। नाइट्रेट की 50 ppm के ऊपर हुई तो आप पानी वो वाला नहीं पी सकते, ठीक है। तो हमारे को देखो फ्लोराइड की 1000 ppb मिली थी, तो यार ये 1.5 ppm से कम वैल्यू है। ppb और ppm में आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा नाइट्रेट। तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि नाइट्रेट की अलाउड वैल्यू है 50 ppm दी हुई, आपको जो वैल्यू है उसकी नाइट्रेट की वो 100 ppm दी हुई है, ठीक है। तो नाइट्रेट की वैल्यू अलाउड वैल्यू से ज्यादा है तो आप इस पानी को नहीं पी सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको यह बताना है कितना BaSO4 बनेगा अगर हम 100 ml 20.8% BaCl2 लेते हैं और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं 50 ml 9.8% H2SO4 के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले आपको इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो देखो BaCl2 जब H2SO4 के साथ मिल रहा है और आपको बोला गया है BaSO4, तो उसके अलावा बनेगा HCl, ठीक है। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी, ये वाली रिएक्शन होगी बैलेंस रिएक्शन है। हमको निकालना क्या है कि BaSO4 कितना बनेगा। 20.8% BaCl2 का मतलब क्या होता है, और आपको उसकी वॉल्यूम भी दी हुई है 100 ml। तो 20.8% मतलब 100 ml में आपको 20.8 ग्राम मिलेंगे, और क्योंकि इसकी वॉल्यूम 100 ml दी हुई है तो आपके पास BaCl2 कितना प्रोड्यूस हो गया, मतलब कितना अवेलेबल है 20.8 ग्राम। H2SO4 की आपको 50 ml दी हुई है, पर परसेंटेज दिया हुआ है 9.8%। 9.8% का मतलब हो गया कि 9.8 ग्राम इन 100 ml। इसीलिए मैंने बोला था कि टर्म्स क्लियर होनी चाहिए है। तो 50 ml में कितना होगा, 9.8 का आधा, विच विल बी, आप बताओ 4.9। तो आपको इसका 4.9 ग्राम मिलने वाला है। अब आप इसके मोल्स निकाल लो, तो इसके तो मोल्स होंगे 20.8/208। जब आप BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के, या मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आ जाएगा 208। तो मोल्स हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/10। इसके मोल्स हो जाएंगे 1/20। अब यहां पे डबल कंसेप्ट लग रहा है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल हो गया। क्यों, क्योंकि जितने BaCl2 के मोल्स चाहिए एग्जैक्ट उतने, जितने BaCl2 के मोल्स हैं उतने ही मोल्स H2SO4 भी रिएक्ट करेगा अगर आपको कुछ भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो। पर यहां पे जब हमने कैलकुलेट किया तो इसके तो 0.1 मोल है, पर इसके सिर्फ 0.05 मोल्स हैं। अब अगर इसके 0.05 मोल्स है भैया, तो आप इसके 0.05 से कितने भी ज्यादा ले लो, रिएक्ट तो 0.05 ही करेंगे। तो BaSO4 हमारा कितना बनेगा, जितना H2SO4 खत्म होगा। H2SO4 कितना है 0.5, तो BaSO4 कितना बनेगा 0.5। BaSO4 का मोलर मास 238, उसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 11.65 ग्राम। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चन है। 3 चीजें आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए कि यार परसेंटेज का मतलब क्या है, पहली चीज। दूसरी, आपको रिएक्शन बनाना आना चाहिए, और तीसरा, आपको ये चमकना चाहिए कि भाई यहां पे एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफी सारी चीजें एक बार में रिवाइज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वाटर हार्डनेस का कंसेप्ट होता है। अब हम आ चुके हैं टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। मोल कंसेप्ट में एक सेक्शन होता है विच इज टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यहां पे हम 3 चीज देखते हैं। पहली जो है वो है अपनी वाटर की हार्डनेस। ये एस ब्लॉक वगैरह में भी अपन रिवाइज कर चुके हैं। हाइड्रोजन में एक्चुअली अपन ने ये रिवाइज किया था, फिर से बता देता हूं। वाटर की 2 तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस जो बाइकार्बोनेट्स कॉज करते हैं, और परमानेंट हार्डनेस
जो क्लोराइड और सल्फेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण कॉज होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो हम हार्डनेस को निकालते कैसे हैं भाई, कितनी डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकलती है, पार्ट्स बाय वेट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट पर मिलियन, तो ये ppm में निकलती है। ठीक है, बाय वेट ऑफ वाटर। तो अगर मान लो मेरे पास 40 ppm है ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 40 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर में मेरा 40 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। तो इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन हो जाए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगली टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। इसमें क्या होता है, ओलियम या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक सोल्यूशन होता है जिसमें H2SO4 के अंदर SO3 मिली हुई होती है। H2SO4 सोल्यूशन में आप उसमें SO3 मिला के रखते हो, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। तो H2SO4 के अंदर जब हम SO3 मिला के रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं, बेसिकली दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड SO3। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ठीक है, इससे हम निकाल के, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, मेरे को लेट से X% ऑफ ओलियम दिया हुआ है, तो उससे मैं क्या इन्फर करूं, परसेंटेज ओलियम का मतलब यह होता है कि आपको लेट से कितना भी दिया है, 109% आपको ओलियम दिया हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि आपको 9 ग्राम पानी चाहिए, वाटर मतलब पानी यार, वही कंफ्यूज मत होना, आपको 9 ग्राम पानी चाहिए इस ओलियम के अंदर जो भी SO3 है उसको पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पे यही लिखा है, परसेंटेज ओलियम मींस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ सच ओलियम बाय एडिंग सफिशिएंट वाटर। तो अगर मेरे से कोई बोले 109% ओलियम आपके पास है, इसका मतलब मेरे को कितना वाटर चाहिए, 9 ग्राम वाटर चाहिए है। जितना भी SO3 है इसके अंदर उसको पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को 109% ओलियम दिया हुआ है, यह सिंपली ये मीन करता है कि जब मैं इसको पूरी SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट मार दूंगा तो मेरे पास 109 ग्राम H2SO4 निकल के आएगा। आगे बात समझ में, रिएक्शन क्या होता है भाई, आप SO3 में जब पानी डालोगे तो ये पूरी बैलेंस रिएक्शन मिलेगी हमको, यहां पे H2SO4 बन जाएगा। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि भाई परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल इज इक्वल टू 100 प्लस X%, X इज इक्वल टू मास ऑफ H2O रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ SO3 इन H2SO4। तो इस पे कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना मास फ्री SO3 का प्रेजेंट है 100 ग्राम 109% ओलियम सैंपल में। इसका मतलब मेरे को 9 ग्राम पानी मिलाना है 100 ग्राम ओलियम सॉल्यूशन में, तब जाके पूरा का पूरा जो SO3 है वो H2SO4 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आई कि इस सॉल्यूशन को 109 ग्राम H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 9 ग्राम पानी चाहिए है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 109% मींस 9 ग्राम ऑफ H2O इज रिक्वायर्ड, SO3 प्लस H2O गिविंग H2SO4। ये बड़ा अजीब सा हो गया, ये एरो यहां पे आएगा। ठीक है, तो वाटर का मेरे पास 9 ग्राम है, तो अगर वाटर का मेरे पास 9 ग्राम है तो हाफ मोल है, तो SO3 का भी मेरे को कितना मोल लग रहा है, हाफ मोल लग रहा है। जितने मोल H2O के खपे, मतलब जितने मोल H2O के कंज्यूम हुए उतने ही मोल SO3 के भी होंगे। तो SO3 के कितने मोल है, हाफ मोल। तो हाफ मोल SO3 का मतलब हो गया 40 ग्राम। तो 109% ओलियम सैंपल आपके पास ओलियम है, उसकी डब्बी के ऊपर चिपक रहा है 109%, तो आप समझ जाना कि उसमें 40 ग्राम तो SO3 होगा और 60 ग्राम H2SO4 होगा। ठीक है, आया समझ में, आगे चलें, क्लियर है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यार सैंपल ऑफ ओलियम है, उसमें बराबर बराबर मोल है H2SO4 और SO3 के, परसेंटेज लेबलिंग आप इसकी करो। तो यार बहुत सिंपल होता है, इसको कैसे करते हैं, आप 1 मोल H2SO4 का मान लो, 1 मोल SO3 का मान लो। 1 मोल H2SO4 मतलब 98 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई, दिस इज 64, दिस इज 32, दिस इज 2 विच इज इक्वल टू 98। इसका आता है 80 ग्राम।
तो टोटल 178 ग्राम आपके पास सोल्यूशन हो गया। इस सोल्यूशन को मतलब इस SO3 को पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल SO3 को 1 मोल H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 मोल पानी लगेगा, मतलब 18 ग्राम पानी लगेगा। पर हम परसेंटेज लेबलिंग कैसे करते हैं? हम 100 ग्राम सोल्यूशन पे परसेंटेज लेबलिंग करते हैं H2SO4 प्लस SO3 के, ठीक है। तो हमको 100 ग्राम के हिसाब से निकालना है, हम डायरेक्टली 118% नहीं कर सकते क्योंकि गिवन मास 178 ग्राम है। 178 ग्राम H2SO4 प्लस SO3 के ओलियम सोल्यूशन को 18 ग्राम पानी चाहिए है पूरे कन्वर्जन के लिए इन H2SO4। तो अब मेरे को एक बताओ, 100 ग्राम सोल्यूशन को कितना पानी चाहिए होगा? भाई 178 ग्राम को 18 ग्राम पानी चाहिए, तो 100 ग्राम सोल्यूशन को कितना चाहिए होगा? 100 अपॉन 178 इंटू 18 विच विल बी इक्वल टू 10.11 ग्राम। तो इस ओलियम की लेबलिंग हो जाएगी 100 प्लस एक्स विच इज 100 प्लस 10.11 110.11% ओलियम सोल्यूशन हो जाएगा। फंडा समझा? क्लियर हुआ? यार बहुत सिंपल है, वापस से एक बार समझा देता हूं, यहां पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज जाते हैं। परसेंटेज ओलियम डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। एक 100 ग्राम ओलियम के सैंपल को कितने ग्राम पानी चाहिए ताकि उस ओलियम के सैंपल में जो फ्री SO3 है वो पूरी की पूरी H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए, उतनी उसकी परसेंटेज लेबलिंग करते हैं। 4 ग्राम पानी चाहिए तो वो 104% हो जाएगा, 5 ग्राम पानी चाहिए तो वो 105% हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने क्या देखा, हमको दिया था बराबर बराबर मोल, तो 1-1 मोल मान लिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इनका वेट निकाल लिया, टोटल वेट इतना आया। इतने वेट को 18 ग्राम पानी चाहिए, तो 100 ग्राम वेट को कितना पानी चाहिए होगा? 10.11 ग्राम। तो इसकी परसेंटेज लेबलिंग कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम प्लस एक्स 110.11% आंसर आ गया। अगली टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कितना वॉल्यूम H2O2 आपको लगेगा? मतलब हम वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है कि यार जैसे मान लो मेरे को किसी ने 10 भी H2O2 बोल दिया, इसका मतलब क्या है सर कि आपको इस H2O2 के सॉल्यूशन से जब आप इसको डिकंपोज करोगे तो 10 लीटर ऑक्सीजन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जब आप इस H2O2 को डिकंपोज करोगे तो आपको 10 लीटर ऑक्सीजन मिलने वाला है। रिएक्शन क्या होता है? H2O2 गिविंग H2O प्लस हाफ O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 11.2 इनटू मोलैरिटी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर आपको किसी की भी मोलैरिटी निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपॉन 11.2। सर ये 11.2 कैसे आया? यार एक बात बताओ, 22.4 लीटर H2O2 को जब मैं डिकंपोज करूंगा तो मेरे को 11.2 लीटर O2 मिलेगा। सारी बातें मैं यहां पे STP पे कर रहा हूं, या STP पे ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम H2O2 मैं ऐसे डिफाइन करता हूं। आगे बात समझ में? तो मेरी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? भाई यार और भी तो हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है कि मेरे पास 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन है। 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन में 2 मोल H2O2 होंगे तो 1 मोल O2 प्रोड्यूस होगा, तो 22.4 लीटर O2 प्रोड्यूस होगा। यहां पे डाल के देख लो, मोलैरिटी अगर 2 हुई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मेरी कितनी हो जाएगी? 22.4 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यार इस जो भी लेबलिंग हो रखी है उस डब्बे के ऊपर जितना भी V लिखा है उतनी लीटर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। जो काम का फॉर्मूला याद करने का, मोलैरिटी ये H2O2 की मोलैरिटी है इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। तो H2O2 की मोलैरिटी, ये H2O की मोलैरिटी है इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो गिवन है आपको अपॉन 11.2। तो ये होता है हमारा मोल कंसेप्ट का रिवीजन समाप्त, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, बहुत मजा भी आया हो, और अब आप रेडी हो मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस को एकदम अमेजिंग तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यार देखो, हम बहुत दिल लगा के आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगला चैप्टर जो है आपको 23 मई को मिलने वाला है। तब तक आप ऐसे ही यार, आपके लिए बहुत सारी सीरीज ईसरल के चैनल पर ऑलरेडी चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज फटाफट एनसीईआरटी की जो सीरीज है सारांश सर की, वो चल रही है, ठीक है। दीवाना बना दे सीरीज चल रही है आपके लिए, जहां पे हम सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा के आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं।
शॉर्ट्स तो हमेशा आते ही रहते हैं ताकि आप स्ट्रैटेजिकली और मोटिवेशनली एकदम हमेशा टॉप ऑफ योर गेम पर रहें, है ना। तो ऐसे ही आप लोग यार बहुत सारा प्यार हम पे बरसाते रहें। ऑलरेडी आप काफी सारा प्यार दे रहे हैं, इससे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हमेशा हाई रहता है। तो अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल दी बेस्ट, करते रहो, फोड़ते रहो।